नमस्ते साथियों। आज गांव सरकार की 53वीं 53वीं कड़ी में हम आपसे बातचीत करेंगे। और जैसा कि मैं आपको बार बार बताता रहता हूं कि ये संविधान के अनुसूची 11 में ये 28वां विषय है। कुल 29 विषय है और ये आज जो है 29वें विषय 28वें विषय बात करेंगे। और देखिए धीरे धीरे हम लोगों ने जो 11वीं अनुसूची में 29 विषय है जो ग्राम पंचायतों को दिए गए हैं उसके बारे में बातचीत करते करते 28 तक हम लोग पहुँच गए। आज का जो विषय है वो सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विषय है। देखिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो अंग्रेजी में पीडीएस कहा जाता है, इसके बारे में तो करीब करीब हर लोग जानते हैं और लोग दूसरे रूप में जानते हैं। मान लो पीडीएस नहीं जानते हैं या सार्वजनिक वितरण प्रणाली नहीं जानते हैं, लेकिन कोटे की दुकान या सस्ते गल्ले की दुकान के नाम पे ये प्रचलित है। इसको सब जानते हैं कि सस्ते गले की दुकान। अब नाम के ही से प्रकट होता है, साफ साफ स्पष्ट है कि सस्ते गले की दुकान के मतलब ये है कि वहाँ आपको राशन, खाद्य पदार्थ या खाद्य पदार्थ की बात है, जैसे खास करके गेहूँ, चावल और अब दाल भी और चीनी, मिट्टी के तेल, ये जो खाद्य पदार्थ हैं वो आपको बहुत सस्ते दाम पर मिलते हैं। तो ये एक व्यवस्था है सार्वजनिक वितरण प्रणाली का। अब इसके बारे में थोड़ा हम बताएंगे आपको कि ये वास्तव में ये व्यवस्था है क्या, और ये गांव पंचायतों को दी गई है कहाँ, उस पर गांव पंचायतों को कितना उनमें उनका नियंत्रण है, और इसे गांव पंचायतों को क्या मिल रहा है, और ये कितना बेहतर ढंग से चल रहा है, और अगर गांव सरकार बनती है तो इस व्यवस्था में क्या क्या बड़े बड़े बदलाव हो सकते हैं और कितने बेहतर व्यवस्था बन सकती है। तो ये जो सार्वजनिक, पहले तो ये आप समझ लीजिए कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली से ये एक तरह से भारत सरकार की बहुत बड़ी योजना है। और दुनिया में मैं समझता हूँ कि ये जो खाद्य लोगों को सस्ते दाम पर एक एक व्यक्ति तक पहुँचाना, इतनी बड़ी आबादी को, ये भारत की एक बहुत बड़ी योजना है। और इस योजना में भारत सरकार लगभग 750 अरब रुपया, 750 अरब रुपया, अब तो ज़्यादा घटता बढ़ता रहा होगा, इतना रुपया खर्च करती है। 750 अरब रुपया लोगों को सस्ते दाम पर अनाज देने के लिए ये भारत सरकार की योजना है। और भारत सरकार की इस योजना में किस तरह से इस योजना को उन्होंने बना रखा है। पहले ये योजना, ये पहले कोई ये बहुत पुरानी योजना है, 47 में चली, लेकिन भारत देश आज़ाद हुआ तभी से खाद्यान्न देने की योजना चली और सस्ते गले की दुकानें खुली। लेकिन धीरे धीरे इसमें सुधार हुआ। 92-93 में आने में बहुत सारे सुधार और हो गए। इस योजना के अंतर्गत आप ये समझ लीजिए कि दो तरह के लोग हैं। एक तो जो बहुत गरीब है, मतलब गरीबी रेखा के नीचे के रहने वाले हैं, एक तो वो कैटेगरी है। दूसरी कुछ लोग गरीब हैं, ये दूसरी कैटेगरी है। तो ये गरीब कौन है, इसको तय करती है सरकार, समय समय तय करती है, और ये भी तय करती है कौन गरीबी रेखा के नीचे है, यानी कि उनकी कितनी आय है। ये इसकी व्यवस्था हरदम सरकार अपना ये बनाती रहती है और उन्हीं लोगों के लिए मुख्य रूप से ये योजना लागू गई। इसके ये पीछे मंशा है। देखिए खाद्यान्न उपलब्ध कराना सबको, क्योंकि बाकी जो गरीब के रेखा के नीचे है या गरीब है उसकी कोई दिक्कत है, बाकी लोग तो अपने खाद्यान्न की व्यवस्था कर ही लेते हैं अपना, क्योंकि पहला आदमी तो सबसे बड़ा उसकी ज़रूरत होती है खाद्यान्न की, भोजन की, वो सभी लोग इंतजाम कर लेते हैं। लेकिन ये लोग चाह के भी इंतजाम नहीं कर पाते हैं, इसलिए सरकार ने इस योजना को चलाई। और ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 है, वो देता है अधिकार, जीने का अधिकार। और जीने का अधिकार का मतलब ये है कि हमें जीने का सम्मानपूर्ण ढंग से जीने का अधिकार हमको मिल रहा है। और सम्मानपूर्ण जीने का अधिकार में अगर भोजन न मिले तो ऊपर ज़िंदगी का कौन सा सम्मान रह जाएगा। और इसीलिए आप देखते हैं कि जो लोग अपने भोजन का इंतजाम नहीं कर पाते हैं उनकी ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं है। बेचारे किस तरह से सड़कों पर भीख मांगते हैं, इधर उधर भटकते रहते हैं, और किस तरह से कभी कभी तो ये भी बहुत ही ऐसे दृश्य देखने को मिल जाते हैं जो हृदय को हिला देते हैं, और कि वो बेचारे खाना जूठन फेंका गया है उससे निकाल के भोजन कर रहे हैं। मैंने तो ऐसा भी देखा है एक देश में कि रोटियाँ जो है फेंक दी गई हैं, वो रोटी लेकर धो के, और आदमी जो है उस रोटी को, सूखी रोटी को धो के, पानी से धो के वो खाना है। तो भोजन अगर नहीं मिला तो जीवन नहीं है, और भोजन के बिना तो समझ लीजिए कि जीवन का कोई मतलब नहीं। इसीलिए इस इतने बड़े महत्वपूर्ण चीज़ को कि हर व्यक्ति तक हमें भोजन पहुंचाना है,
उसके लिए ये व्यवस्था की गई है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये भारत ने एक बहुत बड़ी व्यवस्था की है, इतना रुपया खर्च करता है और इतनी बड़ी आबादी के लिए सबको भोजन उपलब्ध कराने की ये पूरी व्यवस्था की गई है। अब इसके लिए केंद्र सरकार पैसा देती है। इसकी जो व्यवस्था है वो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया खाद्य निगम है, ये सरकारी निगम है। तो ये अनाज को खरीदना, अनाज को स्टोर करना और फिर अनाज को पहुंचाना जहाँ जहाँ ये जो दुकानें खुली हैं, दुकानें करीब सस्ते गले की दुकान भारत में लगभग वो भी 5 लाख से ज़्यादा हैं, करीब हर गांव में खुल गई हैं, शहरों के मोहल्लों में खुल गई हैं। तो करीब 5-6 लाख तक दुकानें भी सस्ते गले की दुकान कहिए उसको, चाहे उचित मूल्य की दुकान लोग कहते हैं, अलग अलग नाम है। तो ये हर गांव में करीब करीब पहुंच चुकी है, कस्बों में पहुंच चुकी है, मोहल्ले में पहुंच चुकी है। तो वहाँ तक पहुँचाना, तो ये तो हो गया कि केंद्र सरकार का पैसा, ये फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का व्यवस्था। और राज्य सरकार का ये काम है कि राज्य सरकार उसका ठीक ढंग से वितरण कराती है। मतलब वितरण का मतलब ये है कि जो पात्र हैं, जिनको मिलना चाहिए, उनको उनका तक पहुँचे। खाद्यान्न हो गया, लेकिन खाद्यान्न को जो पात्र लोग हैं उन तक कैसे पहुँचे, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात है। तो ये राज्य सरकारें करती हैं। राज्य सरकारें इसके लिए अपने अपने विभाग, जैसे खाद्यान्न आपूर्ति विभाग बना हुआ है, मंत्रालय बना हुआ है, राज्य हर सभी राज्य सप्लाई मिनिस्ट्री जिसको कहते हैं, और सब जगह आपूर्ति अधिकारी बने हुए हैं, खाद्य आपूर्ति अधिकारी जिले जिले में बने हुए हैं, बहुत दिन से बने हुए हैं। जैसे मैंने कहा ना कि ये तो 1947 चल रहा है, लेकिन उसके रूप बदलते चले गए। तो ये विभाग भी पुराना है। तो इन लोगों को खाद्य जगह जगह विभाग बने हैं, ब्लॉक स्तर पर भी ये इसके विभाग बनते चले जा रहे हैं। तो ये पूरा एक विभाग है, उसका व्यवस्था कैसे इसकी आपूर्ति की जाए, लोगों तक पहुंच जाए, और इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने भी कानून बनाया है। और ये जो व्यवस्था है, अगर और हर जगह कोटेदार किसको नियुक्त करना है, किसको लाइसेंस दिया जाए, जो कोटे की दुकान है ना, वो दुकान होती है, वो सरकारी दुकान नहीं होती है, लेकिन आप ये समझिए कि उनको सरकार उनको लाइसेंस देती है और वो लोग लाइसेंस देके उनको कोटे के दुकानदार बनाया जाता है। और वो कोटे के दुकानदार जिनको लाइसेंस दिए, उस लाइसेंस की शर्तें हैं कि उन शर्तों के अनुरूप वो लोगों को बांटें। तो हर बांटने की जिम्मेदारी दी गई है। और इस पूरी प्रक्रिया में अगर कहीं भी आपने नियमों का उल्लंघन किया, राशन ठीक से लोगों को नहीं दिया, राशन आपने बेच दिया, तो उसके लिए एसेंशियल कमोडिटी आवश्यक वस्तु अधिनियम है, उसके अंदर वो अपराध है। अगर आपने किसी भी नियम का उल्लंघन किया तो उसके अंदर आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो सकता है और आपको जेल भेजा जा सकता है, सजा हो सकती है। तो इस तरह से इस व्यवस्था को बनाई है। ये व्यवस्था चल रही है, लेकिन जो इसमें जो सबसे बड़ा क्रांतिकारी इसमें व्यवस्था में अब आई, वो 2013 में। 2013 में वो आपके लिए बहुत जानना जरूरी है कि क्योंकि उसी से आप भविष्य के आप इस पूरी व्यवस्था को समझ सकते हैं और इसके महत्व को समझ सकते हैं। 2013 में क्या हुआ कि एक कानून बना, फूड सिक्योरिटी एक्ट, फूड सिक्योरिटी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। अब ये फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत केंद्र सरकार ने, पार्लियामेंट ने पास किया, देश भर में लागू किया गया। फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत ये जो महत्वपूर्ण बात हो गई कि अभी तक जो भी आपको खाद्यान्न मिलता था वो राज्य सरकार, केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत मिलता था। सरकार के विभाग थी, उसकी योजना थी, उस योजना के तहत आपको मिलता था। लेकिन इस फूड सिक्योरिटी एक्ट के आने के बाद अब ये आपको वो किसी की कृपा पर नहीं मिल रहा, ये फिर ये आपका वो अधिकार हो गया, क्योंकि वो कानून बन गया और उस कानून के अंतर्गत आपको एक अधिकार मिल गया कि आप गरीबी की रेखा के नीचे हैं तो आपको इस शर्तों पर आपको अनाज मिलेगा। आप गरीब हैं तो आपको ये आपको फिर अधिकार हो गया, फिर वो किसी की कृपा नहीं रहेगी। और ये राज्य सरकारों का दायित्व हो गया कि उस कानून का पालन करें और उस कानून के अधिकार के अंदर के लोगों को पहुँचाएं। ये वैसे ही है जैसे मनरेगा है, मनरेगा भी एम्प्लॉयमेंट का है। अब वो भी एक कानून बनाना, मनरेगा का मतलब है कि रोजगार, तो रोजगार देने का, पार्ट टाइम रोजगार, अल्पकाल के लिए रोजगार समझिए, लेकिन मनरेगा भी रोजगार देने की एक कानून बना और वो भी आपको वो अधिकार हो गया कि अगर आप पे पास कोई काम नाम नहीं है तो मिनिमम इतने दिन के लिए सरकार ने कहा कि हम आपको काम देंगे। तो अब देखिए
ये धीरे धीरे जो चीज़ें योजनाओं के आधार पर चलती थी वो धीरे धीरे ये अधिकार के रूप में आपको मिल रहा है। और ये अधिकार क्यों मिल रहा है? क्योंकि वो जो संविधान के अनुच्छेद 21 में जो आपको जीने का अधिकार है, और जीने का अधिकार का मतलब आपको सम्मानपूर्ण ढंग से जीने का अधिकार है, और उस सम्मानपूर्ण जीने के अधिकार में तभी सफल हो सकता है जबकि आपको खाद्यान्न मिले, आपको रोजगार मिल जाए, आपको और भी चीज़ें उसके अंदर की, आपको स्वास्थ्य की व्यवस्था हो जाए, शिक्षा की व्यवस्था हो जाए, और धीरे धीरे ये सारे धीरे कुछ कानून बनते जा रहे हैं। राइट टू एजुकेशन एक्ट आप जानते हैं आ गया है। अब शायद स्वास्थ्य के लिए भी ये चर्चा चल रही है कि एक स्वास्थ्य के लिए भी इसी तरह के जैसे मनरेगा बना है, जिस तरह से ये फूड सिक्योरिटी एक्ट बना है, जैसे राइट टू एजुकेशन बना है, उसी तरह स्वास्थ्य के संबंध में भी एक कानून बनना चाहिए। देखिए हम लोग के तो भारत परिषद और नैतिक पार्टी इस मांग कितने दिनों से मांग कर रहे हैं। हमारा तो ये कहना है कि माँ के पेट के बच्चे से शमशान तक, देखिए जैसे बच्चा भ्रूण के रूप में आया माँ के पेट में, लेके शमशान तक हमारा जीवन है। और इस जीवन को इसमें कहा माँ के पेट में है तो हमारा स्थिति दूसरी है, जब हम छोटे बच्चे हुए तो स्थिति दूसरी है, जब शिक्षा में गए तो स्थिति दूसरी है, फिर रोजगार के लायक हुए तो रोजगार की स्थिति दूसरी है, फिर शादी विवाह की परिवार में आए तो परिवार में हमारी स्थिति दूसरी है, फिर हम नौकरी करने लगे तो नौकरी की स्थिति दूसरी है, फिर हम समाज में गए और फिर वो वृद्ध हुए उसकी स्थिति दूसरी है, मान ली विकलांग हो गए, किसी कारण से नहीं सक्षम है उसकी स्थिति दूसरी है, फिर हम उसके बाद जीवन का अंत करते हैं शमशान पर। तो ये सारा हमारा जीवन का जो चक्र है ना, हम लोगों ने इसको बहुत दिनों से कह रहे हैं, खास कहिए 92 से कह रहे हैं, इसको सबको कानूनी संरक्षण मिलना चाहिए, कानूनी अधिकार मिलना चाहिए। अगर हम माँ के पेट में भ्रूण है तो हमारा अधिकार वहीं से पैदा हो जाता है, तो हम भ्रूण स्वस्थ रूप से पैदा हों, इसके लिए मुझे अधिकार दो। अधिकार में मिलने के लिए हमारी माँ स्वस्थ हो, हम स्वस्थ हों, ये सारी व्यवस्था आपको कानून के हिसाब से करनी चाहिए। उसी तरह हमारे शिक्षा की व्यवस्था करिए, रोजगार की व्यवस्था करिए, मेरे मकान, ये सब कानून के द्वारा करिए, ताकि हम अधिकार के रूप में लेना। हम दया की भीख ना मांगा कि अधिकारियों से, कर्मचारियों से, सरकार से, मंत्री से, प्रधानमंत्री से जाके हम गिड़ाए नहीं, क्योंकि ये मेरा अधिकार है ना, वो हमारे संवैधानिक अधिकार है। और हमें हक से जाके हम कहें कि हमें अगर आपने मकान नहीं दिया तो क्यों नहीं दिया, और ताकि अगर हमें अधिकार होगा तो अगर कोई चीज़ हमें नहीं मिलती है तो सीधे हम न्यायालय में पहुँच के कहेंगे कि साहब ये मेरा अधिकार है, इस अधिकार को सरकार नहीं दे रही है, न्यायालय निर्देश देगा कि ये अगर नागरिकों का अधिकार है उसको आप पूरा करिए। तो ये अधिकार हम लोग बहुत दिन से करेंगे, लेकिन अब जानते ही हैं कि सरकारें जब वो चुनाव का टाइम आता है एक एक चीज़ इसलिए देती है कि उनसे लोग समझ जाएंगे कि ये तो बड़ी कृपा सरकार कर दी। अरे ये कृपा वाला काम नहीं है, ये आपको संवैधानिक अधिकार है। लेकिन आप चूंकि अब जानते नहीं तो ये सब हर चुनाव में, कोई चुनाव आएगा तो अब हो सकता है इस चुनाव में, देखिए अगला जो चुनाव आ रहा है 22 का तो नहीं 24 का, उसके पहले देखिएगा कि कानून जरूर आ जाएगा कि अब आपको स्वास्थ्य का भी अधिकार मिल जाएगा। जैसे ये खाद्य का अधिकार मिल गया आपको, उसी तरह स्वास्थ्य का अधिकार का भी कानून आने ही वाला है मुझे, क्योंकि वो चुनाव कोर्ट में लगेगा कि वाह ये सरकार ने देखिए मेरा स्वास्थ्य का अधिकार दे दिया, अब हमको स्वास्थ्य का अधिकार भी मिल गया, हम जा सकते हैं, तो वो आप खुश रहेंगे। जबकि ये आपको ये जब देश आज़ाद हुआ, संविधान बना, तभी ये सारी चीज़ें मिल जाना चाहिए, लेकिन ये इसलिए नहीं दिए कि जब जब चुनाव आएगा एक आध वादा लेके आपके सामने आएंगे और आपको दिलाने की कोशिश करेंगे। तो ये हम लोग का कहना है कि हम तो इतनी बड़ी बात करते हैं, लेकिन चलिए धीरे धीरे स्वार्थ में ही, अपने वोट के स्वार्थ में ही ये धीरे धीरे सरकारें ला रही है। अब ये लाए थे, ये मनमोहन सिंह लाए थे 2 कानून, और शुरुआत तो किया था उन्होंने, सबसे बड़ा शुरुआत तो की थी नरसिम्हा राव ने। तो नरसिम्हा राव के समय से शुरू हुआ, मनमोहन सिंह के ज़माने में भी आया। मनमोहन सिंह 2 कानून तो उन्होंने 2008 में लाए, मनरेगा का कानून, और 2013 में उसमें प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ये कानून लाया खाद्य सुरक्षा अधिनियम का। और 14 में इलेक्शन था, सोचे थे कि इसका हमको फ़ायदा मिल जाएगा, तो 14 के इलेक्शन में जनता खाद्य के से, लेकिन ये बात उनको बहुत देर में आया। अगर शायद पहले लाए होते, 13 के पहले 10-11 में लाए होते तो शायद उसका फ़ायदा मिलता। अब 13 में आपने नवंबर में कानून लाया और 14 में आपका चुनाव आ गया, अब मार्च अप्रैल में, तो 3 महीने 4 महीने में लोगों को समझा नहीं पाया, उसका फ़ायदा इनको मनमोहन सिंह को नहीं मिला और चुनाव हार गए। लेकिन ये हमेशा ही चुनाव के बाद आता है। अभी इस 5 साल में मोदी जी ने कोई इस संबंध में ऐसा कोई कानून, ऐसा इस तरह के जो आपके जीने के अधिकार से संबंधित हो,
वो कोई ऐसा कानून राष्ट्रीय स्तर पर नहीं लाए, लेकिन मुझे आशा है कि वो स्वास्थ्य वाला कानून लाएंगे, ताकि कुछ तो दिखाने के लिए होगा कि हमने जनता के लिए ये कानून लाया स्वास्थ्य के लिए। तो उस वक्त स्वास्थ्य के लिए हो जाएगा तो हमें हक हो जाएगा कि वो एक योजना चले, वो उनकी योजना भले चल रही है स्वास्थ्य के लिए, लेकिन ये योजना है, वो अधिकार नहीं है वो आपका, वो जिसमें कि 5 लाख तक का सुविधा आपको मिली है। लेकिन योजनाएं हैं, बहुत सारी उस तरह की योजनाएं हैं, लेकिन वो कानून आपका अधिकार के रूप में अभी नहीं है। साथ ही उसी योजना को वो कानूनी रूप प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि सब चुनाव का समय आ जाएगा। तो ये राजनीतिकों का जो तौर तरीका काम करने का है वो आप समझ लेते हैं। तो ये होगा। अब मैं आपको बताऊं कि ये जो फूड सिक्योरिटी एक्ट है, इसमें कई चीज़ें और जोड़ दी गई और बहुत अच्छी चीज़ें जोड़ दी गई, जो हम लोग बात कर रहे हैं उसी से मिलता जुलता है। ये खाद्य सुरक्षा अधिनियम में एक तो आपको ये गरीबों के लिए व्यवस्था कर दी गई कि उनको, जैसे आप सभी जानते हैं, जो गरीब हैं उनको 3 रुपया पर चावल और 2 रुपया गेहूँ 5 किलो तक 3 दिन और 2 किलो 1 यूनिट में मिलता है, सब जानते हैं आप। बाकी जो गरीब के सीमा के एकदम रेखा है उनको 35 किलो तक ये गेहूँ दाल, और उसी तरह से बना हुआ है कि किस तरह मिलेगा उनको। और इस योजना के तहत एक बड़ा अच्छा काम हुआ, जो कोरोना काल में ये जो पैसा 3 रुपया 2 रुपये में देना पड़ता था, ये भी नहीं देना पड़ा, लोगों को फ्री सरकार ने दिया। एक अच्छी बात थी, इसका हम सब लोगों को सरकार को धन्यवाद भी देना चाहिए कि कम से कम कोरोना काल में किसी को लोगों ने मरने नहीं दिया, क्योंकि आए थी नहीं लोग पास, तो लोगों को खाद्यान्न की कमी नहीं होने दी और लोगों तक पहुंची। ये योजना के तहत में दिया गया गाँवों में। और इसमें करीब करीब शहरों गाँव में देखिए, इस योजना का लाभ करीब करीब 70% लोग जो गाँव में है इसका उठा रहे हैं, क्योंकि गाँव में गरीबी ज़्यादा है और गाँव में गरीबी से रेखा के नीचे हैं, और शहरों में भी काफ़ी गरीब हैं। आबादी के हिसाब से देखिए, आपको लगता है कोठियाँ बंगले ये है, लेकिन यहाँ भी करीब करीब 60-65% लोग गरीब हैं जो इसका फ़ायदा उठाते हैं। तो 70-75% गाँव के लोग उठाते हैं और 60-65 लोग शहरों में इसकी योजना का लाभ उठाते हैं। तो अनाज मिलता है लोगों को। ये मैं तो निश्चित रूप से, मेरी तो मांग ही थी, हम लोग तो अपने उसमें कह ही रहे कि आप हर चीज़ की गारंटी दीजिए, तो उनमें खाद्यान्न की गारंटी आपने दी, एक बहुत ही ये प्रशंसनीय बात है। और कौन सरकार ने दी इससे मतलब नहीं है किस प्रधानमंत्री दी, किस लालच में दी, किस वोट के किस फायदे के लिए दी, वो अलग बात है, लेकिन एक संवैधानिक दायित्व का निर्वाह सरकारों ने किया, और जिसको फायदा मिला तो मिला, वो एक अलग विषय है। और सभी लोग जिसको सत्ता में रहेंगे उस लाभ लेने के लिए कोशिश करते ही हैं, और लिए तो लेना भी चाहिए। सरकार को अगर फायदा मिलता है तो आप सत्ता में बैठ के उसका लाभ लीजिए, किसी को आपत्ति इससे नहीं हो सकती। अब आप ये देखिए कि अब ये इस व्यवस्था में 2-3 चीज़ों का महत्वपूर्ण बात है कि ये मिल तो रहा है, ठीक है, और दूर दूर तक मिल रहा है, पहाड़ों पर दूर दराज एरिया तक सब जगह खुल गए। मैंने कहा कि बहुत सारे इस दुकानें खुल गई। अब ये देखिए कि इस व्यवस्था में दिक्कत क्या है, क्योंकि योजना इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी योजना है कि पूरे देश में आपको दुकानें खोलना, वहाँ तक खाद्यान्न पहुँचाना, उन्हें बांटना, तो भ्रष्टाचार भी इसमें खूब हुआ। और भ्रष्टाचार के बहुत तरीके हैं भ्रष्टाचार इसमें, और भ्रष्टाचार तो इतना इसमें होता है कि आप, क्योंकि 750 अरब ज़्यादा हो सकता है, 750 अरब रुपए जिस योजना में लग रहा है, तमाम लोग लगे हुए हैं। तो अब ये समझ लीजिए कि भारत के जो भ्रष्ट लोगों का चरित्र है, करीब करीब मैं तो मानता ही नहीं कि शायद 1-आध% भी के नहीं, हज़ारों में 2-4 ईमानदार मिल जाएंगे, बाकी तो सब भ्रष्ट हो चुके हैं भारत में। तो जिसको जहाँ मौका मिलता है सब भ्रष्ट हो चुके हैं, उनके जिसको जहाँ अवसर है, जिसको अवसर नहीं मिला अब शायद वही भ्रष्टाचार नहीं है। और बाकी तो हर समाज में तो हर 100-50 हज़ार में लोग 2-4 लोग तो रहते हैं, उन्हें किन्हीं भी परिस्थितियों में उनको भ्रष्टाचार वो करते नहीं, चाहे उनको कितनी भी तकलीफ है। तो वैसे तो, लेकिन उन लोगों को जो इस तरह के लोग हैं उनको कोई दायित्व भी कोई नहीं देता है, क्योंकि जानता है कि इनको ये ईमानदार लोग हैं, अच्छे लोग हैं, तो इनको काम देने से फ़ायदा क्या है। उन्हीं को दो जो ज़्यादा भ्रष्टाचार में लिप्त है, अपने भी कमाएं, दूसरे को कमाएं, और नीचे से ऊपर तक कमाई का सिलसिला बना है। तो ये खाद्यान्न का मामला तो बिल्कुल सबसे बढ़िया लूटने का मामला है, क्योंकि ये निरंतर चलता रहता है, साल भर चलता रहता है। ये योजना तो ऐसी नहीं कि 1 महीने के लिए आई और चली गई। अब तो ये हर रोज खाद्यान्न आना है, खाद्यान्न जाना है, बंटना है, इसमें ढुलाई होनी है, गोदामों में रखना है, गोदामों से निकलना है, बाजार में जाना है, लोगों के घरों तक पहुंचाना है। इतने काम है इसमें कि आप ये समझ लीजिए कि तो जितना काम उतना हर स्तर पर भ्रष्टाचार।
तो इस योजना का जो सबसे बड़ी भ्रष्टाचार है, और 2-3 भ्रष्टाचार तो जैसे मैं बताऊं कि ये है, एक तो फर्जी कार्ड बना देते थे सब, कि फर्जी कार्ड के आप मान लीजिए कि गांव में गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले 100 लोग, तो वहाँ दिखा देंगे कि 200 लोगों को कार्ड बना दें फर्जी, वो 100 लोग असली है और 100 किसी की फर्जी कार्ड बन जाएगी, और उस पर 100 लोगों का 3-3 रुपया 2 रुपया का राशन लेके, अब बताइए 3 रुपया 2 रुपये का राशन लेके 16 रुपये में गेहूँ बेचते हैं, करीब 30-35 रुपये में चावल बेचते हैं। तो 3 रुपये का आपने गेहूँ लिया, 16 रुपये में बेचा किलो, और 2 रुपये किलो चावल लिया, उसको 35-40 रुपये में बेचा। कितना मार्जिन है आप समझ लीजिए। तो एक तो ये भ्रष्टाचार का। दूसरा भ्रष्टाचार का, जो कोटे के दार का जो दुकान लाता है, तो जो कोटा लाता है उस कोटे में वो कम तोलता है, तो फिर कहेगा इस पर नुकसान हो गया। दूसरा, वो अच्छे क्वालिटी का जो माल अगर उसको मिल गया, उसको जाता है वो जिले से, गोदाम से, जो जिले के हर जगह गोदाम बने हुए उन गोदामों से लाए। अगर अच्छा चावल मिला, अच्छा गेहूँ मिल गया वहाँ, तो क्या करेगा कि अच्छा गेहूँ और चावल वहीं बेच देगा, और घटिया चावल और गेहूँ सस्ते दाम पर, जैसे मान लीजिए बहुत अच्छा चावल मिला तो चावल का दाम मान लीजिए 35 रुपये किलो है, तो उसको वहाँ 35 रुपये किलो बेच देगा, अब 20 घटिया 15-20-25 रुपये वाला चावल खरीद के और लाके बोरे भर के और यहाँ बांटेगा। तो ये इस तरह से भ्रष्टाचार करना, इन सब मिले होते हैं, वो जानबूझ के आप अकेले नहीं करता, सबसे मिलजुल के करता है। अधिकारी नीचे से आपूर्ति अधिकारी तक सब मिले जुले रहते हैं, वो सब आपस में एक दूसरे को लाइजनिंग करके इस तरह करते हैं, तो वो घटिया बेचेगा। तीसरा ये काम दूसरा क्या करेगा कि बहुत सारे लोग, जो लोग मान लीजिए गांव में कोई अस्थायी रूप से तो कुछ रहते हैं लोग, काफ़ी लोग, लेकिन कभी नौकरी में कोई चला है, उसका कार्ड भी चल रहा है, बाहर बैठे हुए हैं, कमा रहे हैं, उन लोगों को चल रहा है, तो उनका जो है उनको भी कागज़ में वो जारी करता रहता है, और उनके पैसे को अपना लेके उसको खाता पीता रहता है, वो उसको बेईमानी करता रहता है। तो ये इस धंधे में ये सबसे बड़ी बेईमानी का है, ये धंधा है। तो अब ये भ्रष्टाचार इतना है, अब सरकार ने इसमें ये व्यवस्था की कि अब इस भ्रष्टाचार को करने में बायोमेट्रिक सिस्टम लगा। बायोमेट्रिक सिस्टम चल रहा है, ये आधार कार्ड से आप उन्होंने जोड़ा। अब इस योजना में अब आधार कार्ड से जुड़ा गया कि जो लोग आधार कार्ड जिनके पास है उन्हीं को ये अनाज ये उस दुकान पर मिलेगा। और बायोमेट्रिक आप जाइएगा तो उसका अंगूठा का निशान बायोमेट्रिक मतलब उसके पास होगा एक मशीन, उसमें आप अंगूठा लगाएंगे और वो छाप में आ जाएगा, तब मिला लेगा कि हाँ आपको मिलना चाहिए, तब वो आपको दे। तो अभी बायोमेट्रिक सिस्टम से क्या हुआ कि देश भर में बायोमेट्रिक सिस्टम तो आपने लागू कर दिया, आधार कार्ड से जोड़ दिया। अब बहुत सारे लोग हैं गांव में, अगर किसी का आधार कार्ड गायब हो गया, आधार कार्ड नहीं मिल रहा है, या आधार कार्ड बनवाया नहीं, बहुत से बूढ़े लोग हैं, बहुत से बीमार लोग हैं, बहुत से लोग शहर में रहते थे, बहुत दिनों बाद देहात में आए, गाँव में आए, अब गाँव का पता का आधार कार्ड है नहीं, शहर का आधार कार्ड है। तो अब आधार कार्ड की एक नई समस्या पैदा हुई कि आधार कार्ड से जोड़ा तो आपने, लेकिन उसमें तमाम लोगों के लिए एक बड़ी भारी मुश्किल ये शुरू हो गई कि अगर उनके पास आधार कार्ड नहीं है, अगर गायब हो गया, गांव में लोग इस तरह रखते हैं आधार कार्ड का, तो वो समस्या उनके लिए, उनको बेचारे हैं बहुत गरीब, खाने को नहीं है, लेकिन ये सरकार की इस बायोमेट्रिक सिस्टम से उनको जो मिलना चाहिए वो बेचारों को नहीं मिले। तो एक समस्या ये इस सिस्टम में ये आ गया। तो अब बेचारे, अब दूसरी बात है कि बहुत सारे जो कोटेदार के लोग गांव में गरीब लोग हैं, वो बेचारे बायोमेट्रिक सिस्टम में कि अगर हाँ जाइएगा, निशान लगेगा तभी तो मिलेगा। अगर आप मान लीजिए उस दिन जिस दिन बंटना है, आप राशन बंट रहा है, उस दिन आप शहर चले आए। या कुछ लोग ऐसे हैं जो मान लीजिए उनको बीमारी है, उठ भी चल नहीं सकते हैं, फिर नहीं सकते हैं, तो वो दुकानदार तो आएगा नहीं आपके घर की, वो आपका निशान लेके वो आपका देगा ही नहीं, चाहे आप कुछ भी करिए। जब तक आप जाए कहेगा, जब तक मेरे पास आएंगे नहीं, हमारे बायोमेट्रिक सिस्टम है, तब तक हम देंगे नहीं। तो अब वो बेचारे देखिए कितने जो अच्छे मजबूत लोग हैं उनको ये सब दिक्कत नहीं है। जिनके लिए योजना है, जो बिल्कुल गरीब हैं, मुख्य रूप तो हमको उन्हीं को पहुंचाना है ना, जो बिल्कुल किसी लायक नहीं है, मतलब अपने जीविकापार्जन नहीं कर सकते, वो लोगों को ये आपने आधार कार्ड जोड़ दिया तो अब वही वंचित हो रहा है। अगर हम इन्हें करें तो उसमें सब वंचित हो रहे हैं। अगर 2% भी, 1% भी लोग अगर उससे वंचित हो रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है ना, क्योंकि आखिर जीने का अधिकार संविधान के 21 में खाद्यान्न के उसी के अधिकार के अंदर आपने अधिकार दिया है कि सम्मानपूर्वक जी सकते हैं। तो वो 1% लोगों को अगर आपने अधिकार से वंचित किन्हीं भी कारणों से, आपके
प्रशासन की व्यवस्था आपकी योजना से हो रही है, तो ये बहुत बड़ा अपराध है, इसको मामूली अपराध मत। ये तो अलग बात है कि आप भारत में तो एक से बड़े बड़े चीज़ें होती हैं, आपके वो चेहरे पर जू नहीं दिखता है, वो तो अलग बात है, क्योंकि आप भ्रष्ट और तंत्र के ऐसे अंग हो चुके हैं कि आपकी संवेदना खत्म हो चुकी है, आपके कानून के मर्यादा खत्म हो चुकी है, कानून की इज्जत करने का आपके अंदर वो जो विचार है वो आता ही नहीं है, वो अलग बात है। लेकिन अगर इसके बावजूद भी अगर 1% भी लोग इससे वंचित रहते हैं तो ये कितनी बड़ी बात है। तो इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि अगर इसी व्यवस्था को, अगर आप सरकार का इतनी बड़ी व्यवस्था 750 अरब की चल रही है, इसको अगर आप गांव में दे दीजिए तो देखिए कितने सुंदर ढंग से ये बता दीजिए। अब मैं बताता हूँ कैसे आप गांव में, आप देखिए गांव आप कर क्या रहे हैं, कोई बड़ा काम तो कर नहीं रहे, काम ये कर रहे हैं कि राशन आप गरीबों को और जो उससे नीचे रह रहे हैं गरीबी रेखा के नीचे, उनको बांट रहे हैं। अब गांव में ये आपने एक पैमाना बना लिया कि गांव में इतने गरीबी की रेखा के नीचे रखने वाले, इतने गरीब, यही तो पैमाना है। और ये काम क्या है कि आप राशन उनको बांट रहे हैं। राशन पैदा कहाँ होता है, गेहूं कहाँ पैदा होता है, चावल कहाँ पैदा होता है, ये सब तो गाँव में पैदा होता है। तो गांव की ही चीज को गांव में ही बांट रहा है। अब गांव सरकार अगर रहती तो गांव से में जितने हमारे गांव की जरूरत होती वही खरीद लेती और वहीं एक छोटा सा गोदाम बना के उसमें गांव में रख देती। अब हमें अगर मान लीजिए 500 क्विंटल का गेहूं की जरूरत है साल में और 200-300 क्विंटल चावल की जरूरत है, तो वहीं इतना क्विंटल गांव में खरीद के उस रेट पर, जो सरकार का रेट होता या जो गांव पंचायत का अपना रेट होता, उस पर खरीद के जब सीजन होता तो दे देते। एक तो सबसे बड़ा फायदा होता है कि गांव के लोग अपना सामान राशन बेचने के लिए बाहर नहीं जाते, उतना गांव पंचायत उनको खरीद लेती। अब वो राशन वहाँ खरीद लिया गया, मान ली चीनी है वो बाहर से आ जाता, वो खरीद के मंगा लेते गांव पंचायत, और मिट्टी के तेल और नमक और ये चीज़ें बाहर से खरीद के लाती, थोक में लाती तो उसको बहुत सस्ते दाम में मिल जाता और सारा गाँव में रख लेती। अब जब जैसे ही बांटने का दिन आता तो अब क्या करते गांव पंचायत सरकार कि जिस दिन उनको पहला तो काम नहीं, मान ली चावल है, चावल को अच्छा चावल गांव में खरीदती, जो गांव में बहुत से कंपटीशन होता, जो है बढ़िया चावल हमको इस रेट पर दीजिए, गांव के लोग कहते कि ये हम चावल इतना गेहूँ इस रेट पर लेंगे। फिर अगर वो गांव गेहूँ को बढ़िया करके उसकी जो सफाई करके गांव में सफाई कर देते, सफाई करके उसको पैकिंग कर देते कि किसको एक गांव एक परिवार में कितना मिला, मान ली 15 किलो 20 किलो की पैकिंग बना देते, सारी चीज़ों को पैकिंग करके और इस पैकिंग करके रखे रहते, और जैसे टाइम आता है 1 तारीख 2 3 तारीख महीने की, वो सारी पैकिंग उठा के घर घर तक वो गांव के सरकार की जो विभाग होता है, जैसे मैंने कहा ना कि हर विभाग का गांव का अपना 4-5 लोग का अपना खुद विभाग होता, खाद्य आपूर्ति विभाग रहता, वो 4-5 लोग रहते, वो सब लोग ऐसा करके सबके घर घर तक पहुंचा देते, ना किसी को आना है ना जाना है, और जिसका है वहाँ पहुँचा दे, और ये पता है कि कौन आदमी बीमार है उसे वहाँ जाके पहुँचा देते, और वहाँ भीड़ लगाने की जरूरत नहीं है, इनका खुद एक ट्राली पर, रिक्शे वाले ट्राली पर सबका सामान रखते हैं, घर घर पहुँचा दे, 2 घंटे में सबको घर पे अपना राशन पहुँच जाता है, सबको कोई दिक्कत नहीं ना कोई, और क्वालिटी की चीज़ें मिलती हैं, गाँव की जो अच्छी क्वालिटी है उस चीज़ को लेते और वही उनको देते। कितना आसान है, देखिए भाई कितनी आसानी से जो चीज़ हो सकती है। अच्छा, अब इतना पैसा आप खर्च करते, 1 किलो गेहूँ धान पे सरकार दावा करती है कि 1 किलो गेहूं को हम 1600 रुपये किलो में करते हैं, मतलब 1600, 1700, 1800 क्विंटल पर तो खरीदते ही हैं। आप देखिए 1800 रुपये क्विंटल पर, 1800 रुपये पे क्विंटल पर खरीदते हैं, फिर उसका ट्रांसपोर्ट गांव से करते हैं, गोदाम में ले जाते हैं, गोदाम बहुत बड़े बड़े बनवाए हैं, गोदाम से फिर ट्रांसपोर्ट करके फिर गोदाम बड़े बड़े जो बने हैं FCI के गोदाम उसमें रखे जाते हैं, फिर वहाँ से फिर जिले के गोदाम हो पाते हैं। ये सब ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसमें फिर शॉर्टेज होता है, फिर कुछ खराब हो जाते हैं, गोदाम में कुछ सड़ जाते हैं, और ये सब सरकार वही पैसा, ये सरकार का पैसा है। और वो चीज़ एक गेहूँ किलो गेहूँ इनका करीब 30-32 रुपये पर गेहूँ पड़ता है, और धान भी वो, और समझ लीजिए कि चावल भी इनका 40-45-50 रुपये के हिसाब से जब ये देते हैं, मतलब 3 रुपये का जो देते हैं वो 40 रुपये 35-40 रुपये का उनका खर्च पड़ता है। इतना बड़ा गैप 3 का चल। अरे गांव वालों तो अगर आप देते तो वो 16 रुपये में खरीदते, तो और मान लीजिए 3 रुपये में बेचना है तो कितना खराब आएगा, 16-3 मतलब मुश्किल से 12 रुपये, और आप 40 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हैं गाँव वाले 12 रुपये। इसके अलावा जो 12 रुपये अभी जो गाँव वाले देते हैं कितना रोजगार पैदा करते।
अब देखिए, पैकिंग करने पहले तो 5 लोगों को रोजगार देते, फिर पैकिंग करने वाले जो अनाज को सफाई वफाई करने वाले, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप गांव में बने हैं, तमाम औरतें हैं, वो सब बैठ के आके सफाई वफाई कर देती, पैकिंग वैकिंग कर देती, पैकिंग वो चलता रहता, तैयार होता रहता। उसके अलावा ये काम जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन वाला, उसमें बांटने वाले काम में भी 2-4 लोग लग जाते हैं। तो ये कितना सरल हो जाता है, ये तो ये इसका अनाज वितरण का। अब आप बंगा एक और बात बता दूँ, तो इस गांव सरकार भी होता है। दूसरा बात जो फूड सिक्योरिटी एक्ट में एक और महत्वपूर्ण बताऊँ कि वहाँ इस फूड सिक्योरिटी एक्ट में ये अनाज वितरण के साथ साथ उन्होंने एक और भी व्यवस्था डाल दी। वो क्या है कि जो माँ गर्भवती है या बच्चा देने वाली है, अब तो उसके 6 महीने तक उसको पोषाहार मुफ्त दिया जाता है, पोषाहार, तो ताकि उसका स्वास्थ्य ठीक रहे। जैसे मैंने कहा ना कि माँ के गर्भ से ही कानून बनना चाहिए, तो वो सरकार ने उसको भी किया। और फिर 6 साल से के बच्चे से लेके 6 माह के बच्चे से लेके 14 साल तक बच्चों को भी पोषाहार मुफ्त दिया जा रहा है। जैसे स्कूल में आप देखें मिड डे दिया जाता है। ये आंगनबाड़ी यही करती है, आंगनबाड़ी जो गर्भवती माँ है उनको देती है, और पोषाहार है, ये पोषाहार देती है। और ये पोषाहार में भी समझ लीजिए 1 किलो पोषाहार, हमें तो पूरा दाम नहीं मालूम, लेकिन शायद 1 किलो पोषाहार, जब गेहूँ 16 रुपये उनका 40-45 रुपया सरकार का पड़ जा रहा है, तो 1 किलो पोषाहार का 150-200 रुपया से तो कम पड़ता नहीं। ये मेरा अंदाज है, आप पता कर लीजिएगा कि 1 किलो जो ये भी खरीद के आता है, इसका भी डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ होता है। बड़ी बड़ी कंपनियों को इन्होंने ठेका दे रखा, और वो सप्लाई करती है पोषाहार में, क्या देती हैं क्या पोषाहार है, ये तो वो भी एक बड़ा घोटाला, एक बहुत भारी, हरदम इस विभाग में घोटाला, पोषाहार विभाग में भी घोटाला होता है। जैसे ये घोटाला वाला विभाग है, आपूर्ति विभाग सबसे बाला जाता है। पहले जनगणना, ये आज़ादी के टाइम में से लेके ही आज तक इसका भ्रष्टाचार नहीं खत्म हुआ, और भ्रष्ट विभागों में एक विभाग माना जाता है। उसी तरह ये भी एक भ्रष्ट विभाग है, अब नया पोषाहार विभाग भ्रष्ट विभाग है। इसमें हमेशा उसके निदेशक के खिलाफ मुकदमा चलता रहता है। एक नया भ्रष्ट विभाग पैदा हुआ है, क्योंकि वो सब भ्रष्टाचार एक फर्जी कंपनी को दे देंगे, फर्जी कंपनी लोग स्टैंडर्ड का पोषाहार देगी, ज़्यादा महंगा देगी, फिर नीचे से लेकर अधिकारी बटेंगे, फिर गाँव में पोषाहार बंटना नहीं है, किसको दिया जाना है नहीं देना है, किसकी पास कोई हिसाब नहीं है कि कौन माँ 6 बच्चे देने वाली है, कौन नहीं दे। सब अपने बेचारे लोग, गरीब लोग अपना पैसा इधर उधर कमाते हैं, उसी से अपने जितना कर पाते हैं करते हैं। तो लेकिन अगर ये गांव सरकार रहती तो ये पोषाहार भी वहीं बनवाती। अब गांव में इतने लोग हैं, आखिर वही आदमी गांव के ही लोग तो जाके जो भी मजदूरी करते हैं वही बताते हैं, और अन्न से ही पोषाहार बनता है, और सारा अन्न गाँव में उपलब्ध है, तो पोषाहार के वहीं पैकेट तैयार होते, तमाम लोगों को रोजगार मिलता, तो सारा पोषाहार वहीं बनता और वहीं बैठता। कितना सस्ता होता। मैं मुश्किल से समझता हूँ कि एक पोषाहार का 1 किलो का, जैसे अगर गेहूँ 16 रुपये में मिल रहा है, तो और 30-35 रुपये में एक बढ़िया 1 किलो पोषाहार बन जाता। अब बताइए, जो 30-35 रुपये का पोषाहार गाँव में बना के हम गाँव में दे सकते हैं, वो पोषाहार हम 150-200 रुपये 1 किलो पर गाँव वालों को दे रहे हैं। यह है भारत के पैसे के लूट, भारत के टैक्स का बर्बादी, ये है भ्रष्टाचार। तो ये अगर सिर्फ एक विभाग में, मैं आपको 28 विभाग में बताता है, अगर ये है विभाग केवल हो, तो 750 अरब रुपए इस देश में जो खर्च हो रहे हैं, ये 750 अरब रुपए अगर गांव तक पहुंच जाते तो गांव को स्वर्ग बनाने कोई रोक सकता है? ये 750 रुपये का 5 अरब रुपए में जितना ही खर्च कर रहे हैं, मैं कहता हूँ 100 अरब में गाँव वाले एक लोगों तक ये सुविधा पहुँचा दी। 100 अरब में क्यों, सिर्फ 100 अरब में, ये तो 700 अरब, बताइए कितना बड़ा ये घोटाला और बेईमानी और धूर्तता और लूट, और ये लोकतंत्र के नाम पर, राजनीति के नाम पर हो रहा है। आप अपना कर सकते हैं गांव सरकार नाम। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि देखिए, गांव सरकार के अलावा अब कोई आपके पास विकल्प नहीं। आप सोचते सोचते मर जाएंगे, इस नेताओं के पीछे भागते भागते पीढ़ियां दर पीढ़ियां खत्म हो जाएंगी। टुकड़े टुकड़े की योजनाएं गाँव में देते जाएंगे सब, कभी ये टुकड़े की योजना देती है, कभी उस टुकड़े की योजना देती है, कभी वो, क्योंकि एक पीढ़ी कुछ पा जाएगी, फिर उसके पीछे पा जाएगी, पीढ़ियां दर पीढ़ियां खत्म हो जाएंगी इस देश में। और लेकिन आप ये कहिए कि गांव सुखी होगा, संपन्न होगा, उसके आत्मगौरव होगा, ये कभी नहीं हो सकता है। इसी तरह छोटी छोटी समस्याएं सॉल्व होती जाएंगी, उससे संतुष्ट होते जाएंगे, संतुष्ट हो जाएंगे, तो फिर उसके बाद फिर अपने किसी तरह पेट भर गया तो बच्चा भूखे मरेगा, फिर वो बीमार मरेगा, फिर बीमारियाँ होंगी, ये सब चलता रहेगा। जीवन नरक वाला बनता रहेगा। कभी गांव में रहेंगे, कभी भाग के शहर आएंगे, कभी शहर में दलाली करेंगे, फिर यहाँ नहीं हुआ तो फिर गांव भागेंगे, फिर कोई संकट आ जाएगा कोरोना टाइप का तो समझ नहीं पाएंगे गांव में रहे कि शहर में रहे, क्योंकि कोई
कोई उनको कहीं उस व्यवस्था की जरूरत तो चीज़ें हो नहीं रही है। तो ये भाग हम दौड़, हम कभी जवानी से बूढ़े हो जाएंगे, बूढ़े से मर जाएंगे, कोई पूछने वाला नहीं रहता है। कोई जैसे कोरोना टाइम में गए लोग, मरे लोग, न शमशान घाट पर कोई व्यवस्था है, न खाने की व्यवस्था है, तो ये सब चलता है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि गाँव को अगर हमें स्वर्ग बनाना है, व्यवस्थित करा। स्वर्ग का मतलब ये है कि स्वर्ग का, देखिए मैं जब बात करता हूँ कि गांव सरकार बनेगा तो गांव स्वर्ग हो जाए, स्वर्ग का मतलब है कि आपकी जो सम्मानपूर्ण जिंदगी है जीने को मिल जाए, आप वहाँ सुखी हो जाए। जरूरत भर के, संपन्नता का मतलब ये नहीं कि आप अमीर हो जाए, संपन्नता का मतलब आपकी अगर जरूरत पूरी हो रही है तो वो आपकी जरूरत पूरी हो तो आप संपन्न है, और संपन्न है तो निश्चित रूप से आप सुखी रहेंगे, शांत सुख रहेंगे। तो ये सुख का ये अवधारणा, स्वर्ग हो जाएगा, यही स्वर्ग है। स्वर्ग किसी ने देखा है क्या कि स्वर्ग कैसा होता है? अगर आपको जरूरतें पूरी हो रही है, आपकी शिक्षा की जरूरत, स्वास्थ्य की जरूरत, खाद्य की जरूरत, आवास की जरूरत, और सब पूरी हो जाएगी अगर योजनाबद्ध तरीके से लगाए। और इसके लिए पैसा लग ही रहा है, बस पैसे में व्यवस्था नहीं है और लूट है, इसीलिए आपको मिल नहीं रहा है जिसको जो मिलना हो, सब हो जाएगा। और मैं तो कहता हूँ गाँव सरकार अगर आप बनाइए, गारंटी है कि 5 साल में, तो मान लीजिए हम नहीं कहते कि 5 साल में एकदम सारे गांव शुरू हो जाएंगे, लेकिन 5 साल में एकदम आधार तक तैयार हो जाएंगे और अगले 5 साल में गांव स्वर्ग हो ही जाएंगे, कोई रोक नहीं पाएगा गांव, समझ लीजिए। अगर गांव को आप गांव सरकार की व्यवस्था उस ढंग से लागू कर देंगे तो अब 28 विषय पर अगर जो हम लोग कहते आ रहे हैं, अगर आपको मौका मिले तो धीरे धीरे सुनते जाइए। बहुत लोगों ने सुना नहीं है क्योंकि उनको लगता नहीं है कि ये ऐसे हो जाएगा, क्योंकि वो तो जो व्यवस्था चल रही है उसी में वो, मैं इसलिए बार बार कहता हूँ, बहुत लोगों को बुरा लगता है कि आज पूरा देश, चाहे गांव के रहने वाला है शहर का, जो व्यवस्था चल रही है उस लूट में हिस्सेदार बनना चाहते हैं। सब चाहते हैं हम भी इस लूट में हिस्सेदार बन जाए, इस व्यवस्था को बदलने में किसी को रुचि नहीं है। तो लूट में हिस्सेदार बनने में सब लगे हुए हैं, तो ठीक है, लेकिन हम इस लूट के हिस्सेदार तो हम लोग नहीं बन सकते। भारत परिषद के लोग इस लूट के हिस्सेदार नहीं बनेंगे, नैतिक पार्टी के लोग इस लूट के हिस्सेदार नहीं बनेंगे। आपको बताएंगे कि आप इस लूट के हिस्सेदार आप भी मत बनिए, व्यवस्था को बदलिए। नहीं बदलेंगे तो ठीक है, आप लूट के हिस्सेदार रहिए, लेकिन हम लोग तो लूट के हिस्सेदार नहीं रहेंगे और ना है, ये गारंटी के साथ रहते हैं। तो हम लूट के हिस्सेदार नहीं है, जहाँ मौका मिलेगा, लेकिन हम बताते रहेंगे, क्योंकि ये हमारा, ये भी नैतिक पार्टी का नीति के साथ राजनीति करने का उसका उद्देश्य है। तो नीति का यही है कि जो आपका संवैधानिक दायित्व है, जो संवैधानिक दायित्व आपका कर्तव्य है, उसको हम बताएं। नीति तो यही है ना, संविधान जब है तो नीति तो यही हो गई सबसे बड़ी नीति कि हम संविधान के जो आपका अधिकार है, संविधान में जो आपको दायित्व है, उसके बारे में हम आपको बताते रहें। तो वो हम लोग करते रहेंगे, आप लोग माने या ना माने, लेकिन अपने दायित्व का हम निर्वाह करते रहेंगे। और ये सभी लोगों से अपने भारत परिषद नैतिक पार्टी के सभी साथियों से करना, आप अपने दायित्व का निर्वाह करिए। और ये जो लूट के लोग हैं, अपना हिस्सेदार बनना है, उनको बनने दीजिए। एक न एक दिन तो हमारा जो दायित्व है वो एक न दिन लोग समझेंगे कि दायित्वपूर्ण ढंग से हम अपने काम को कर रहे हैं, और शायद तब लोग समझें। लेकिन इतना मैं फिर कहूँगा कि जब तक ये गांव की सरकार नहीं बनेगी, आप लूट के हिस्सेदार के दौड़ में अपनी जिंदगी को बर्बाद करते रहेंगे, सुख और शांति आपको नहीं मिलेगी। धन्यवाद साथी।